हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्फ क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको समांतर श्रेणी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू कराया था। उम्मीद है आप उसको रिवाइज किए होंगे। आज की क्लास में हम लोग एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, आपके क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट है। ये चैप्टर 1 है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका वास्तविक संख्याएं। इसको हम लोग रियल नंबर्स भी कहते हैं। ये आपका क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 1 है। चलिए हम लोग बिना देरी के आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्त से शेयर कर देंगे। ये 3 चीज आप करना नहीं भूलेंगे। चलिए इस क्लास में, इस चैप्टर में आप क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहली बात, आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का उसको समझेंगे, उसको कैसे उपयोग करते हैं वो आप सीखेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन ये क्या होता है इसको हम लोग सीखेंगे। फिर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग। इस यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए कैसे करते हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको हम लोग समझेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अंक गणित की मूलभूत प्रमेय। ये क्या होता है इसको अच्छी तरह हम लोग डिटेल में जानेंगे। उसके बाद परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, उसके दशमलव प्रसार को समझेंगे। क्योंकि अब क्लास 9th में आप पढ़ चुके होंगे। अगर मैं क्लास 9 की बात करूं तो आपने उसमें बेसिक्स ऑफ नंबर पढ़ चुके होंगे। यानी आप प्राकृतिक संख्या ये क्या होता है, पूर्ण संख्या ये क्या होता है, इन सब चीजों को आप डिटेल में 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत अभी समझा दूंगा। फिर इन सब चीजों के बाद बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्नों को हल करना है वो आपको बताऊंगा। इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वास्तविक संख्या होता क्या है वो हम लोग समझते हैं। उसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आपने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। इसको हम लोग संख्या रेखा भी कहते हैं। क्लियर, इसको हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। बीच में जीरो होता है। इधर आप बढ़ते जाएंगे तो प्लस, जितने का आप दूरी ले सकते हैं। अगर 1 लेता हूं तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये जीरो के राइट साइड प्लस होता है, लेफ्ट साइड माइनस होता है। -1, -2, -3, -4, और ये इस तरह से चलते रहता है। इधर चलते रहता है, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, दोनों इन्फिनिटी से चलते रहता है। अब वास्तविक संख्या होता क्या है, वो संख्या है जिसको हम लोग इस नंबर लाइन पर, जैसे मान लेते हैं अगर बोल रहा हूँ मैं 4.5 कहाँ आएगा, तो 4 यहाँ आएगा, यहाँ 5 है तो 4 और 5 के बीच में 4.5 यहाँ आएगा। अब मैं कह दूं -2 कहाँ आएगा, तो -2 यहाँ आएगा। तो वो सारे नंबर जिसको मैं इस नंबर लाइन पर, इस संख्या रेखा पर हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे नंबर हमें वास्तविक नंबर कहलाएंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो सारे के सारे नंबर्स, वो सारी की सारी संख्याएं जिसको हम इस संख्या रेखा पर, इस संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उसको इंडिकेट कर सकते हैं, वो सारी की सारी संख्या क्या कहलाएगी, वो सब वास्तविक संख्या कहलाएगी। जैसे आपको यहाँ नंबर लाइन ये दिया हुआ है, ये इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, बीच में जीरो होता है, जीरो के राइट साइड प्लस वाला होता है और जीरो के लेफ्ट साइड माइनस वाला होता है। अब यहाँ √2 को ही कह रहा है, √2 क्या होता है, √2 होता है 1.414, ये वैल्यू होता है। अब यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 2 से कम ही होगा तो 1 पॉइंट। अब इसको हम लोग फिर 10 पार्ट्स करेंगे तो हमें 4 तक जाना है।
फिर उसको हम लोग अगला पार्ट्स करेंगे तो 4 और 1 और 2 के बीच में यहाँ लगभग समथिंग आएगा 1.414 इस तरह से। तो वैसे वो सारी की सारी संख्याएं जिसको हम लोग संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर हम लोग उसको दर्शा सकते हैं। वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है, वो वास्तविक संख्या कहलाती है। चलिए हम लोग डेफिनेशन को समझ लेते हैं। जो मैंने आपको बताया वही यहाँ लिखा हो कि वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं आती है, वास्तविक संख्या के अंदर जिसको हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं उसके अंदर वो सारी की सारी संख्याएं आती है जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। अब जो परिमेय संख्या होता है ये भी वास्तविक संख्या होता है, अपरिमेय संख्या ये भी वास्तविक संख्या होता है। जब आगे चल के हम लोग परिमेय संख्या को और हम लोग डिवाइड कर देते हैं, प्राकृतिक संख्या, होल, पूर्ण संख्या, ये सारी चीजें हम लोग तो दो होते हैं, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, और दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों हमारे वास्तविक संख्या है। अगर हम बात करते हैं हमारी दैनिक जीवन में हम लोग कहाँ यूज करते हैं, मान लेते आपने घर एक माने आपने इतना बिल्डिंग बना लिया, 3 रूम बनाया आपने, आपसे किसी ने पूछा कि आपका ये रूम का लेंथ कितना है, ये लंबाई कितनी है, ये चौड़ाई कितनी है, तो आप उसको क्या करते हैं, मापते हैं। मापते हैं तो मापने से आपका आ गया कि 12.5 यानी 12.5 मीटर आप इतना लंबा या इतना फीट आप लंबा बनाए हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे घर की माप, बैंक का ब्याज, टेम्परेचर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। और सारे के सारे क्या होते हैं, 12.5, 3/4, -5, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब नंबर सिस्टम को हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम उसको रिवाइज कर देते हैं। नंबर सिस्टम हम लोग नंबर था, क्या था हमारा नंबर्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। यही था, इसको हम लोग अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला हम लोग क्या करते हैं, पहला हम लोग इसको हम लोग बोल देते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो हमारे गिनती की संख्या होती है। हम लोग गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कभी हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं गिनती, नहीं। गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं 1 से। तो ये नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है गिनती, 2, 3, 4 और इस तरह से चलते रहता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, और उसके बाद होता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या में अगर हम लोग आगे में 0 लगाते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या है, इस तरह से चलते रहा है। इस संख्या में आगे अगर हम लोग 0 लगा देते हैं, 0 ऐड कर देते हैं, 0 जोड़ देते हैं, ये कहलाता है हमारा पूर्ण संख्या। अब मैं बात करता हूँ किसकी बात, अब मैं बात करता हूँ प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अब पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होता है, जो ना कि किसमें हो, वो भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, पॉइंट के रूप में नहीं होना चाहिए, डेसिमल जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी इसको हम लोग वो पूरा का पूरा एक इंटीजर होना चाहिए, यानी चाहे तो वो 1, 2, 3,
4 इस तरह से आएगा, या फिर 0 -1 -2। इसमें मतलब क्या है कि इसमें पॉइंट वाला सब नहीं आएगा। क्या तो शायद पी वाई क्यू के जो फ्रैक्शन के रूप में रहते हैं वो भी नहीं आएगा, या तो 0 1 2 3 4 इस तरह से आएगा, पूरा इंटीजर पूरा पूरा आएगा, इसमें पॉइंट का कुछ सिस्टम नहीं होता, या फिर माइनस में भी आएगा तो उतना ही आएगा। अब बात करते हैं हम लोग परिमेय में, कुछ ओवरव्यू थोड़ा मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। परिमेय संख्या, ये पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, और ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्या होता है जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और पी कॉमा क्यू दोनों क्या होना चाहिए, पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होना चाहिए, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या होता है, ये अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। यहाँ तक अब मैंने आपको प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, इन सारी चीजों में नंबर सिस्टम के अंदर जो आप 9 क्लास में पढ़ते हैं या डिटेल में आप पढ़ते होंगे, उसी को मैंने आपको यहाँ रिवाइज करा दिया। वही चीज यहाँ दिया हुआ है, एक सेकंड में इंक चेंज कर लेता हूँ। ये आपके संख्या है, नंबर्स है, उसको हम लोग क्या पहले प्राकृतिक संख्या हम लोग समझ लें, जो काउंटिंग्स होते हैं एक से स्टार्ट होता है और ये अप टू इन्फिनिटी तक चलते रहता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, इसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग आगे में 0 ऐड कर देते हैं तो यही कहलाता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्णांक क्या होता है, वो सारे के सारे नंबर्स जो न पॉइंट में हो न भिन्न के रूप में, वो पूरा पूरी हो, चाहे तो 1 होगा या 2 होगा 3 होगा, 3.5 3.4 इस टाइप का नहीं होगा, उन सारी चीज को हम लोग पूर्णांक कहते हैं, जिसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, जिसे जेड या आई से भी हम लोग जेड से भी डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्या को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, पूर्णांक को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्या जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और पी और क्यू क्या है, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं हम लोग, वो सारी संख्याएं जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कुछ एग्जाम्पल जैसे √2 √3 पाई √5, ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या का कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब इस चीज से हम क्या निकाल सकते हैं, इस चीज से हम ये कह सकते हैं जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जब तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब हम परिमेय और अपरिमेय दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है वास्तविक। क्लियर, गॉट माय पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं यूक्लिड विभाजन थ्योरम, यूक्लिड विभाजन परिमेय, यूक्लिड विभाजन परिमेय। ये सिंपली कहता है कि कोई भी एक नंबर है, कोई एक डिविडेंड होता है, उसको हम लोग को a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखने के लिए, जहाँ a क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, जहाँ a बराबर होता है, a बराबर होता है आपका भाज्य, a क्या होता है, a होता है आपका भाज्य। अगर b की बात करूं मैं तो b हो रहा होता है आपका भाजक, जिसको हम लोग डिविजर भी कहते हैं। q की बात करूं तो q हो जाता है आपका कोशेंट यानी भागफल। वहीं r की बात करूं तो r हो रहा था हमारा शेषफल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रिमाइंडर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दूं,
इसमें क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमको यही कहता है कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b होता है तो उसके लिए अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार होता है कि a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ a क्या होता है, a होता है हमारा भाज्य, b होता है भाजक, q होता है भागफल और r होता है हमारा शेषफल। वही यहाँ लिखा हुआ a बराबर भाज्य, b भाजक, q कोसेंट जिसको भागफल कहते हैं, r शेषफल। हाँ, इस शर्त में क्या होना चाहिए कि जो हमारा शेषफल जो हमारा r होता है ये हमारा ग्रेटर और इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये हमारा 0 होना चाहिए। और ये जो कोसेंट होता है b, सॉरी ये b क्या, ये b हमारा जो भाजक होता है b भी होना क्या होना चाहिए, b भी हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब हमारा शेषफल हमेशा चाहे तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, शेषफल हमारा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। उसी तरह जो हमारा भाजक होता है, भाजक भी क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ये हमारा शेषफल बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 0 के, लेकिन भाजक जो है, भाजक हमेशा क्या होना चाहिए, भाजक हमेशा बड़ा होना चाहिए 0 से। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है भाज्य। ठीक है, बी क्या है, बी है हमारा भाजक, ए भाज बी भाजक। तो हम लोग क्या क्या करना है, इस भाज्य को भाजक से विभाजित कर देना है, यानी अगर भाज्य हमारा ए है तो इसको हमको बी से भाग दे देना है। ठीक है, भागफल इसको हम भाग देंगे तो यहाँ हमारा क्यू प्राप्त होगा, तो भागफल हमारा क्या होगा, क्यू प्राप्त होगा। इसको हम लोग कोशेंट कहते हैं, कोशेंट हमें क्यूब मिलेगा हमको। फिर जब क्यू मिलेगा तो यहाँ कुछ आएगा, आने के बाद यहाँ पे लास्ट में मेरा शेषफल कुछ बचेगा, यहाँ कुछ शेषफल बचेगा जिसको हम लोग आर कहते हैं। शेषफल क्या होता है, ये शेषफल हमारा आर होता है। अब इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, इस ए को लिखेंगे, इक्वल कर देंगे, इस बी को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी क्यू, और लास्ट में यहाँ जो आर बचता है उसको आर ऐसे लिख देंगे। यही होता है हमारा सत्यापित करने का तरीका। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ आपका, एक एग्जांपल आपको क्या दिया हुआ है, a बराबर 17 दिया हुआ है, b बराबर 5 दिया हुआ है, a बराबर 17, b बराबर 5। हमको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में करना है। हमें क्या करना है, हमें करना है इस b को, इस a को इस b से भाग देना है। तो आप साइड में भी ऐसे कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि रफ कॉपी में ऐसे भी कर सकते हैं। b मतलब 5 से भाग देना है, तो 5 क्या 15, यहाँ घटाएंगे तो आएगा 2। ये होता है हमारा a, ये होता है हमारा b, ये होता है हमारा q, ये होता है हमारा r। ठीक है, अब देखिए, अब जब इस 17 को भाग देंगे, 3 से भाग होगा तो हम लोग इस 17 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 3 प्लस 2, या सुनो 5 गुना 3 प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यही हो गया हमारा a, ये हो गया b, ये हो गया q, ये हो गया r, ये हो गया हमारा a, ये हो गया b, ये हो गया q, ये हो गया r। क्लियर यहाँ तक। वही चीज कह रहा है कि a इक्वल टू बी क्यू बराबर 17 बराबर 5 गुना 3 प्लस 2, 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। से क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। वही चीज कह रहा है कि हमें याद क्या रखना है, जो बड़ी संख्या होती है वो भाज्य होती है, भाजक जिससे भाग दिया जाता है वो उसको भाजक कहते हैं। क्यों, जो भागफल आता है हमेशा ये पूर्णांक में आता है, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। हमें जब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते हैं तब, अदरवाइज आ सकता है, लेकिन जब इस फॉर्म में लिखते हैं तो हमें पॉइंट नहीं चाहिए। आर जो है शेषफल होता है, और हमेशा ये जो आपका जो भाजक होना चाहिए, भाजक हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन जो हमारा शेषफल है वो 0 भी आ सकता है। उसी चीज को 17 को क्या लिखा है, 5 गुना 3 प्लस 2, यानी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख दिया है।
अब क्या कह रहा है प्रश्न, a बराबर 135 और b बराबर 100 b बराबर 12 के लिए यूक्लिड विभाजन सूत्र a इक्वल टू बी क्यू आर प्लस लागू कीजिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या है, a बराबर 135, b बराबर 12, b, तो 135 को क्या लिख सकते हैं, अब 12 को भाग दे दीजिए आप साइड में, तो 12 कम 12 एक 15, 12 कम 12 यहाँ बचेगा 3, यानी 135 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 गुना 11 प्लस कितना गया शेषफल 3, यही हो गया हमारा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, जहाँ a बराबर हमारा 135 है, b बराबर 11 है, q बराबर b बराबर 12 है, q बराबर 11 है और r बराबर 3। ठीक है, और हम क्या कर रहे थे कि हमारा जो r है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, और हमारा जो b है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो r क्या है, r ग्रेटर देन 0 है और b भी ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा यहाँ ये प्रूफ हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या कह रहे हैं, a बराबर 456 है, b बराबर 7, अब ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमको इसके फॉर्म में लिखना है, तो 7 से भाग दे देंगे, 7 छः के 42, 3 36, 7 पंचे 35, तो एक हमारा रिमाइंडर बचता है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 456 बराबर 7 गुना 65 प्लस रिमाइंडर कितना है 1, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, 7 गुना 65 प्लस 1। ठीक है, आप साइड में इसमें इस तरह से आप रफ करके भी पीछे साइड निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाले को आपको, इसको आपको उस फॉर्मूला ला के ए इक्वल टू, आपको ऐसे लिखना है एग्जाम्पल 3, ए इक्वल टू जितना आएगा लिखना है, बी इक्वल टू जितना आएगा वो लिखना है, क्यू इक्वल टू कितना आएगा वो लिखना है, और आर बराबर कितना होगा ये आपको लिखना है, कहाँ, कमेंट बॉक्स में। क्लियर, कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, ए कितना आएगा, बी कितना आएगा, क्यू कितना आएगा, आर कितना आएगा, इसको आपको लिखना है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बराबर 244 है, बी बराबर 9 है, तो ए प्लस बी सेम वही वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप कमेंट करेंगे आंसर ए बी फॉर्मूला लाकर। दिखाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक सम 2m के रूप में होना चाहिए, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। दिखाइए कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक, देखिए कोई भी सम पूर्णांक क्या होता था, क्या मान लेते हैं, मान लेते कोई सम है, क्या है, माना माना m एक प्राकृतिक संख्या, m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या का समूह है, तो प्राकृतिक संख्या जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2m। कोई भी सम संख्या है तो क्या होगा, हमेशा 2 से भाग जाएगा, भले इधर जितना भी बचे लेकिन ये 2 से तो भाग होगा ही, तो कोई भी सम, क्या कोई भी सम संख्या क्या होगा, हमेशा 2m से भाग जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि दो उसका क्या, कोई भी सम संख्या तो 2 से भाग जाएगा, उसको 2 गुना m भी हम लोग लिख सकते हैं, और 2 गुना m लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग प्लस में 0 नहीं कर सकते हैं, सम संख्या मतलब इवन नंबर, और क्या हो जाएगा 2m प्लस 0। ठीक है, इसमें रिमाइंडर कितना है, r बराबर 0 है, इसे 2m प्लस 0 के फॉर्म में लिखना था, वही आपको हिंस प्रूव्ड। 2 नंबर ही भी हो गया। 3 नंबर को क्या करना है, q और r निकालना है आपको 3 नंबर में।
वो क्या करना है, इसमें क्यू और आर निकालना है। कौन सा, 3 नंबर में। ए बराबर 1000, और क्या दिया हुआ हमें, बी बराबर 37। क्यू और आर निकालना है। क्यू बराबर वाट, आर बराबर वाट। अगर हम इस 37 को भाग देते हैं 1000 को, तो 37 दूनी 74, 10 से 4 गया 6, 9 से 7 गया 2, यहाँ गया 26, 260। 37 को हम लोग 40 चौक, 6 से 6 7 42, 180। इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 7 50, 7 21 और 4 25। हाँ, 7 से चल जाएगा ये। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 7 7 50 का 9, हाथ में रहा 4, 7 21 और 4 25। यहाँ करेंगे तो रिमाइंडर 8 आएगा। तो इस हम लोग इस 1000 को हम लोग क्या लिखते हैं, इस 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 37 गुना 27 प्लस 1। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा क्यू भागफल, ये हो गया हमारा आर। हमें क्या निकालना चाहिए था, क्यू और आर। तो क्यू बराबर 27, आर बराबर 1। ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, यदि r बराबर 4 और b बराबर 7 है, यदि r बराबर 4, b बराबर 7 है, तो क्या संभव है, क्या हम डिविडेंड निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। तो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 कब आ सकता है, मान लेते हैं एक नंबर क्या है, एक नंबर 39 है। इसको हम लोग जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, मतलब इसमें रिमाइंडर 4 आएगा, और इसमें डिविजर भी अलग आ जाएगा, 5 आएगा डिविजर। वही कोई नंबर है, फिर इसको हम लोग अगर मान लें 53 है, 53 को हम लोग अगर डिवाइड करते हैं 7 से, तो इसमें भी रिमाइंडर 4 आएगा, लेकिन हमारा क्या आ जाएगा, डिविजर 7 आ जाएगा। तो ये संभव नहीं है। यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, यदि ए बराबर 75 है, ए बराबर 75, बी क्यू प्लस आर, बी हमें निकालना है, क्यू का मान कितना है 8, आर का मान है 3। क्या था, 75 बराबर क्या था, बी गुना 8 प्लस 3। अब 75 प्लस 3 हो जाएगा तो -3 बराबर बी गुना 8। 75 में से 3 गया कितना होगा, 72 बराबर बी गुना 8। बी बराबर कितना हो जाएगा, 72/8, 8 9 72, तो इसलिए बी बराबर 9। हमें बी ही निकालना था, बी बराबर 9। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, जो जो मैं आपको, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको छोड़ा हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दिया हूँ, उन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। उसका आपको आंसर क्या करना है, उसका आंसर आपको क्वेश्चन के साथ कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब एचसीएफ ज्ञात कैसे करते हैं हम लोग। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जितना मैंने आज तक पढ़ा है, जितना होमवर्क दिया, उसको आप कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।